अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो एक और फोर्स है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नेम है जी फिल्ट्रेशन। फ़िल्टर नाम ही क्या इंडिकेट करे, जैसे कोई चीज़ फ़िल्टर होकर जो है वो आगे जा रही है उसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। बेसिकली बेटा जो हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस तक डिफरेंट फोर्सेस डिस्कस किए हैं। लाइक हम लोगों ने ऑस्मोसिस डिस्कस किया, डिफ्यूजन डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने आज जो हमारा जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन का है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर के ज़रिए किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर मूव करके चले जाएं। और वो कौन सा प्रेशर होता है, या तो वो पानी का प्रेशर है या वो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है जी। ड्यू टू एनी फोर्स ऑफ वाटर और ब्लड, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको फोर्स होता है कि वो ज़बरदस्ती जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें बेटा, तो ह्यूमन बॉडी जो है हमारे पास, हमारी बॉडी में क्या है, हड्डियाँ हैं, गोश्त है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरेयानें हैं जिनको आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है। मगर जो सबसे खून की बारीक शरेयानें उनको कैपिलरीज कहा जाता है, जो कि आपके बॉडी के हर सेल तक ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है जी। जैसे कैपिलरीज देख रही तो आप अपनी आंखों में देख सकते हो, शीशे के सामने खड़े तो आपको कैपिलरीज नज़र आएंगी। ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये बॉडी के हर सेल तक ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई कर रही हैं, फूड वगैरह सप्लाई कर रही हैं। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास कैपिलरी है। इसके अंदर हमारे पास इसकी जो वॉल होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, कैपिलरी के अंदर ब्लड मौजूद है। ब्लड का मतलब होता है हमारे पास के खून जो मौजूद होता है। अब आप लोग वैसे 10th में पढ़ोगे कि ब्लड जो रेड कलर का नज़र आता है इसकी कंपोजिशन है कि इसमें आधा पोर्शन पानी का है और आधा जो है वो सेल्स का पोर्शन है। इसमें तकरीबन हमारे पास 55% प्लाज्मा या वाटर है। ठीक है। और बाकी जो 45% है वो इसमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं, बड़े बड़े जो होते हैं आरबीसी जिनको कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। ये मैंने मिसाल के तौर पे ब्लड कैपिलरी बनाई है, उसके अंदर ये ब्लड बनाया है, वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें मौजूद है। ये मिसाल के तौर पर आरबीसीज हैं। इसके अलावा बड़े बड़े से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो आप खाना खाते हो, और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब खून का प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ब्लड के फोर्स के या प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन कैपिलरी वॉल्स को क्रॉस करके बाहर जो होता है वो मूव करके आ जाते हैं। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड इन योर बॉडी क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको फोर्स हो रहा है, वो फोर्सफुली जो होता है वो बाहर आ जाते हैं। मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ, जैसे आप लोग किसी कितार में चल रहे हो तो बहुत ही रश वाला एरिया है, उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जहाँ से मौका मिलता है, आप कह रहे हो इस रश से हम लोग तंग आ गए हैं, तो जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है साइड पे अगर कोई एक छोटा सा गेट बना हुआ है तो आप वहाँ से कोशिश करते हो कि क्रॉस करके हम बाहर निकल जाए, कम से कम इस हम लोग रश से बाहर निकलें। तो ये एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ कि जब फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनके क्या करती हैं कि जब ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ता है तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर की वजह से, ब्लड के प्रेशर की वजह से बाहर आ जाते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि रेड ब्लड सेल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह वो अंदर ही रह जाती हैं। तो अभी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो बाहर आ जाते हैं, ये अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक और सिस्टम रखा हुआ है। आपकी बॉडी में जब आप लोग 10th में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तब आप साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ोगे। ये उसका पार्ट होता है कि आधा पानी और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी के बाहर आ जाते हैं या कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, उनका क्या फंक्शन है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल फिल्ट्रेशन का यही प्रोसेस है जिसमें कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्सफुली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर या फिर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है जी। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसका नाम है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, मोस्ट सिंपल डेफिनेशन। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन with the help of energy.
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जी, क्या डेफिनेशन है हमारे पास? मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब देखिए बेटा, हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा है या आप लोगों ने पढ़ा है, डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाते हैं। जहाँ मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन होती है वो वहाँ से मूव करके लो कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक रूम है उसमें 100 बच्चे हैं और एक में 2 बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो 100 वाले रूम में से बच्चे हैं वो ट्रैवल करके जो होगा वो साथ वाले रूम में मूव करेंगे जब तक इक्वल 50-50 नहीं हो जाता दोनों में। ठीक है, ये डिफ्यूजन है। अब अगर इसके ऑपोजिट चलना है हम लोगों ने, डिफ्यूजन का ऑपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जिस कमरे में 100 बच्चे पहले से मौजूद हैं, उन 2 बच्चों ने भी उस कमरे में घुसना है, तो उनको बहुत ज़ोर लगा के फोर्सफुली जो होगा उन मॉलिक्यूल के अंदर जाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है, ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल्स की बॉडी में भी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में भी आगे आप लोगों ने पढ़ा 9th में। देखिए बेटा, जैसे आप लोगों को मैं सबसे कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आप लोग हमेशा ही सुनते आए हो, जब आप पहाड़ से ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो एक माउंटेन है, जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो तब आप ज़्यादा थकते हो या नीचे से ऊपर जाते हुए थकते हो? क्योंकि आप जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो तब आपको ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी लग रही होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को याद करने के लिए आप लोगों को सिंपल जो फिनोमेना याद रखना है वो पहाड़ पर चढ़ने का फिनोमेना है, कि जब भी आप ऊपर चढ़ते हो तो आप लोगों की क्योंकि एनर्जी ज़्यादा सर्फ हो रही होती है, एनर्जी लग रही होती है, जबकि ऊपर से नीचे आते वक्त तो आप भागे भागे उतर के आ जाते हो, कोई एनर्जी नहीं लग रही, वो डिफ्यूजन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बॉडी के अंदर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ताकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि जहाँ पहले ही हाई कंसंट्रेशन में उनको वहाँ पर मेंटेन रखा जाए, कुछ फिनोमेना को बरकरार रखने के लिए। एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में मेंशन है वो मैं बताती हूँ। आपकी बुक में ये टॉपिक दो बेसिकली पैराग्राफ में मेंशन है, तो आप पहले वाले में इसकी डेफिनेशन बता दीजिएगा और सेकंड वाले में इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल जो दी गई है वो आपकी बुक में वो सोडियम पोटाशियम पंप है, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रेन की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किससे मिलके बना हुआ है? मिलियन ऑफ सेल से मिलके बना है। वैसे तो पूरी ह्यूमन बॉडी ही सेल से मिलके बनी है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल तरह के जिन सेल से मिलके बना है उनको न्यूरॉन्स या नर्व सेल कहा जाता है। 10th में आप इसके बारे में तफसील से पढ़ोगे। ठीक है जी, न्यूरॉन या नर्व सेल, ये जो न्यूरॉन या नर्व सेल्स होते हैं ये पूरी बॉडी तक मैसेज देते भी हैं और लेते भी हैं, और ये करंट की सूरत में एक छोटा सा हल्का सा करंट से जनरेट होता है जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स असल में जो होते हैं वो केमिकल्स का चेंज होता है, करंट कह लीजिए या केमिकल का चेंज होता है। अब ब्रेन पूरी बॉडी को जो मैसेज दे रहा होता है, कभी ऐसा भी होता है जब ब्रेन जो होता है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, जब आप सो रहे होते हो पूरी बॉडी तक मैसेज नहीं जा रहा तो उसको नॉन कंडक्टिंग फेज कहा जाता है। ठीक है, पहले तो देखिए आप लोग, अब आप लोग इसी चैप्टर के एंड में पढ़ोगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स के बारे में, क्योंकि एक सेल है, सेल होता है तो उसकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मैं न्यूरॉन ज़रा सा आपको ड्रॉ करके वैसे ही दिखा रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इस सेल की ये खासियत होती है कि ये एलोंगेटेड होती है। ठीक है, इस तरीके से इनकी ये शेप होती है। अब ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है। ठीक है, बीच में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और ये एक न्यूरॉन मैंने बनाया, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये इस तरह मैसेज कंडक्ट करता है। जब तो मैसेज नहीं जा रहा तो उसको नॉन कंडक्टिंग फेज कहा जाता है। तब क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोग 4th चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। दैट सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। ऐसा ही है ना? देखिए बेटा, अब मैं सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूरॉन, अभी जो मैंने आपको ये बना के दिखाया है ये न्यूरॉन का सेल, ये सेल मेम्ब्रेन एक ड्रॉ करके दिखाने लगी। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है। लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है लिपिड के मॉलिक्यूल है जिसकी 2 लेयर्स है। ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये इसकी हेड होती है और ये इसकी टेल होती है। ये हो गया जी सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं। धंसे हुए का मतलब होता है जगह जगह पर एम्बेडेड है। ठीक है जी, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये मैंने ये बनाया, ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, ये है जी सेल का आउटसाइड और ये है इनसाइड। केस तब है हमारे पास जिस टाइम पे के सेल नॉन कंडक्टिंग स्टेज में अभी कोई मैसेज को कंडक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या होता है, और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड की बाइलेयर है, ये जो प्रोटीन है इनको ख़ास यहाँ पर नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन का।
कैरियर प्रोटीन्स होती हैं और ये हमारे पास एटीपी को बेसिकली बनाने में हेल्प आउट करती है। ये आप लोग आगे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तफसील से ये टॉपिक आएगा पूरा ब्रेन का, तब बच्चों को ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है। अभी आपकी बुक में बस थोड़ा सा ही मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास क्या हो रहा है। देखिए बेटा, हमारे पास क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसका आउटसाइड है और ये इसका जो है वो इनसाइड है। पोटाशियम जो है हमारे पास दो तरह के आइंस होते हैं, पोटाशियम आइंस होते हैं और सोडियम आइन होते हैं। पोटाशियम आइन है और सोडियम आइन है। पोटाशियम आइंस की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और सोडियम आइन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, अंदर ज़्यादा होती है हमारे पास। ठीक है जी, ये हो रहा है यहाँ पर। पोटाशियम आइन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर ज़्यादा मौजूद है, बल्कि नहीं, पोटाशियम आइन जो है वो अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं, जबकि जो सोडियम आइन है वो बाहर ज़्यादा मौजूद है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है। जो सोडियम आइन है उनको अंदर से मूव करके बाहर जाना है जहाँ पहले ही उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और पोटाशियम आइंस को बाहर से मूव करके अंदर आना है जहाँ पहले ही उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक घर का अंदाज़ ले लीजिए, मिसाल ले लीजिए कि घर का दरवाज़ा है मिसाल के तौर पे, तो हमारे पास जो पोटाशियम आइंस हैं, पोटाशियम आइन क्या करते हैं, वो उनकी कंसंट्रेशन घर के अंदर ज़्यादा है, तो बाहर भी दो चार मौजूद है, उन्होंने भी बाहर से अंदर आना है। ठीक है जी, घर के अंदर पोटाशियम आइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर तीन चार मौजूद है मगर उन्होंने भी अंदर आना है, तो उनको एनर्जी लगा के अंदर आना पड़ेगा। और सोडियम आइन जिनकी कंसंट्रेशन घर से बाहर ज़्यादा है मगर सेल के अंदर भी तीन चार मौजूद है, तो उन्होंने फोर्स लगा के अंदर से बाहर की तरफ जो होता है वो मूव करना होता है। तो इस केस में पोटाशियम और सोडियम आइन क्या यूज़ करते हैं, एटीपी को यूज़ करते हैं, एनर्जी करेंसी जो सेल के अंदर पाई जाती है। कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा ये ख़ास तरह की प्रोटीन होती है या मशीन होती है जिसको एटीपी सिंथेटेज कहा जाता है, ये वो मशीन है जो एटीपी बना रही होती है। तो पोटाशियम और सोडियम आइन ऐसे मूव करते हैं कि वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, और ये आप लोग आगे पढ़ोगे कि हर 3 सोडियम आइन जब जो होता है वो अंदर से बाहर जाता है, तो 2 पोटाशियम जो होते हैं वो बाहर से अंदर आते हैं। ये भी एक सेल के अंदर का रूल है। तो जब ब्रेन के सेल नॉन कंडक्टिंग फेज़ में होते हैं, जब वो कोई मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो उस वक्त क्या होता है हमारे पास कि सेल जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो होता है वो यूज़ करता है, जिसके ज़रिए जो चीज़ पहले ही जहाँ ज़्यादा उसको वहाँ मेंटेन रखता है। जो हमारे पास क्या है, सोडियम आइन है, उन्होंने सेल से बाहर जाना है तो उनको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और पोटाशियम आइन जिन्होंने कि बाहर से सेल के अंदर आना है उनको भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और किस फॉर्म में लगानी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है जी, एटीपी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फिनोमेना में ये सोडियम पोटाशियम पंप आ जाता है। ये बेसिकली सोडियम पोटाशियम पंप होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये वो मशीन है जो कि सोडियम पोटाशियम पंप का काम कर रही है, जो कि सोडियम और पोटाशियम आइन को ट्रेवल कर रही है या मूव कर रही है। याद रखिए बेटा, हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एटीपी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये इसकी डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में एक तो आप सबसे पहले अपहिल मूवमेंट की दे दोगे कि ये जो पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं उस पर जो मूवमेंट हो रही है उसकी एग्जांपल दे दी। जो दूसरा सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जांपल दे दो कि जब ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होता है तो इस तरीके से इन आइंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है जी। फिर जब ब्रेन बॉडी को मैसेज कन्वे कर रहा होता है उस टाइम पे फिर ये चार्जेस जो होते हैं आपस में एक्सचेंज होते हैं, फिर ब्रेन जो होता है वो बॉडी तक मैसेज को कंडक्ट करता है। तो वो नॉन रेस्टिंग स्टेज होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का बस हमारा यही टॉपिक था, फिल्ट्रेशन का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।